तो मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ और लिख के बताता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे दो एलिमेंट्स बना के रखे हैं अपने बॉडी के अंदर, एक H1 और H2, और हम लोग CSS अप्लाई करना चाह रहे हैं और CSS का सिंटैक्स समझना चाह रहे हैं कि कैसे हम लोग CSS लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, CSS 3 तरीके लिखते हैं। ये सारी चीज़ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे कितने तरीके हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग को इस H1 पे CSS अप्लाई करना है, तो हम लोग आ जाएंगे हेड के अंदर, और CSS लिखने के लिए आपको एक एरिया, एक जगह बनानी पड़ेगी। दैट मीन्स एक रूम बनाना पड़ेगा। तो हम लोग जगह बनाने के लिए लिखेंगे स्टाइल टैग। ठीक है, जैसे ही आप स्टाइल टैग लगाओगे, ये एरिया, दिस एरिया इज रिजर्व फॉर CSS। आप इस पूरे पेज में अप्लाई होने वाले CSS के अंदर लिख सकते हो। दैट मीन्स इसके अंदर जो CSS लिखोगे वो इस बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन पे अप्लाई होगा। तो हम लोग को लगाना था इस H1 पे। तो हम लोगों ने अभी समझा था कि इस H1 की हम लोग एक ID दे सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी यहाँ पे टैग के वाइज लगा सकते हो। ये जो H1 टैग है इसको डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो, जैसे हमने कहा H1, और हम लोगों ने ये जो H1 है वो हमारा बेसिकली सेलेक्टर है। हम लोगों ने ऐसा बोला है कि भाई इस बॉडी के अंदर जितने भी H1 है उस पे मुझे इसके अंदर जो लिखा होगा वो CSS लगा देना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग प्रॉपर्टी में लिखेंगे कलर और यहाँ पे लिख देंगे रेड। तो हम लोगों ने ये बोला है कि इस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी H1 है, हेडिंग 1 है, उसका कलर मुझे रेड कर देना है। तो ये बेसिकली सेलेक्टर है, उसके अंदर ये वैल्यू है और ये प्रॉपर्टी है और ये हमारी वैल्यू है। अगर हम जाएंगे अपने आउटपुट पे तो हम देख पाएंगे कि हमारा जो H1 है वो क्या हो गया, रेड हो गया। लेकिन हम लोगों ने सारे H1 पे अप्लाई कर दिया। इसका मतलब अगर हम इसके नीचे एक और H1 बनाते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग और सेव करते हैं, और अगर हम फिर से ओपन करते हैं तो देखो जस्ट फॉर टेस्टिंग ये भी रेड आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी CSS की हेल्प से क्या बोल दिया था, सारे H1। दैट मीन्स आपने एक टैग पे ही CSS अप्लाई कर दिया। अब वो टैग जहाँ जहाँ भी आएगा इस पेज में वो सारे एलिमेंट्स रेड हो जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो फॉन्ट स्टाइल, और फॉन्ट स्टाइल में आप रख सकते हो इटैलिक। तो इसमें क्या है, ये फॉन्ट स्टाइल भी एक प्रॉपर्टी है और ये उसकी वैल्यू है। तो इस H1 का जो फॉन्ट स्टाइल है वो इटैलिक हो जाएगा। दैट मीन्स इस पेज के सारे H1 देखिए इटैलिक हो जाएंगे। परफेक्ट। तो ये हमारा CSS का बेसिक सिंटेक्स है, और ये मैंने समझाया कि कैसे आपको CSS लिखना है, उसका सिंटेक्स। अब हम लोग बात करते हैं कि CSS में कमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ पे बात किया कि भाई हम लोग ने यहाँ पे मुझे लिखना है कि दिस प्रॉपर्टी इज यूज फॉर चेंजिंग द टेक्स्ट कलर, और हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए ही सिर्फ रहे, बाकी लोग उसे ना पढ़ पाए। तो हम लोग कोई चीज़ यूज़र कमेंट मतलब हमारे लिए रहे, दूसरे लोग ये एग्जीक्यूट ना हो, दैट मीन्स ये अप्लाई ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, CSS कमेंट लगाने के लिए आपको नॉर्मल ये वाला सिंबल लगाना है लेस देन, और ये वाला सिंबल लगाना है, दैट मीन्स स्लैश एस्टेरिक और फिर एस्टेरिक स्लैश। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ कमेंट इन CSS। तो अगर आप इसके अंदर कुछ लिखते हो तो वो चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी क्योंकि ये कमेंट होता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे दिस इज प्रॉपर्टी फॉर चेंजिंग द कलर ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, अब ये जो हमने लिखा है ये लाइन दिस लाइन इज अ कमेंट, ये लाइन हमारी कमेंट है और ये मल्टी लाइन कमेंट है। दैट मीन्स आप मल्टीपल लाइन तक इसको एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पे भी आप कुछ लग सकते हो। सिंटेक्स होगा कलर देन योर कलर, वैल्यू में योर कलर। तो इस तरह से हम लोग कमेंट लगा सकते हैं अपने CSS के अंदर। दिस इज अ सिंटेक्स ऑफ योर कमेंट। तो हम लोगों ने कमेंट लगाया यहाँ पे, और अगर नीचे कमेंट लगाना है तो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो तो और भी आसान है, आप कुछ लिख दीजिए जैसे फॉन्ट चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल, और कमेंट लगाना है तो आप कंट्रोल दबा के स्लैश दबा दीजिए। जैसे कंट्रोल दबा के स्लैश दबाओगे अपने आप से कमेंट हो जाएगा, या अगर सब कुछ कमेंट करना है तो सारा सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश दबा दीजिए तब भी कमेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि हम लोग के पास कितने तरीके हैं CSS को लिखने के। तो फ्रेंड्स हम लोग के पास 3 तरीके हैं। हम CSS को 3 तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से तरीके हैं CSS को लिखने के। तो सबसे पहला तरीका यूज़ कर सकते हैं वो है इनलाइन CSS। कौन सी? इनलाइन CSS। इसको हम लोग इनलाइन CSS बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे CSS लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे एक H3 है जिसमें लिखा है माय नेम इज़ दुर्गेश
माय नेम इज दुर्गेश कुमार तिवारी, ठीक है। तो इनलाइन सीएसएस हमें इस पे अप्लाई करनी है, तो पर्टिकुलरली हम इसी एलिमेंट पे आके सीएसएस लिखेंगे। तो हम इस एलिमेंट पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो स्टार्टिंग टैग है H3 उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाएंगे स्टाइल, और इसका हम कलर, फॉन्ट, साइज सब चेंज कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलरली हमने इस पे कलर लगाया, तो ये जो कलर वाली चीज़ है ये हमारा एट्रीब्यूट है। और फिर हम उसकी वैल्यू, इस कलर को हम लोग प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। तो ये कलर प्रॉपर्टी है और हम उसका एट्रीब्यूट देंगे, सपोज हमने दे दिया ब्लू, ठीक है। तो अब ये जो स्टाइल लगा है कलर ब्लू, वो सिर्फ और सिर्फ इसी H3 का होगा। अगर मैं सेव करता हूँ और अगर मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा माय नेम इज दुर्गेश, और ये जो ब्लू कलर है वो सिर्फ इसी का है। इसको हम लोग बोलेंगे इनलाइन सीएसएस। और सेमीकोलन के बाद हम लोग एक प्रॉपर्टी और यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे इटैलिक करना होगा या बोल्ड करना होगा, तो सपोज हमें इटैलिक करना है तो हम लिख देंगे फॉन्ट डैश स्टाइल, और हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इटैलिक, ठीक है। तो हमारा, क्योंकि जो भी CSS हम लोग यूज़ करते जा रहे हैं वो सारा H3 के लिए है, तो ये भी जो हम CSS लिखेंगे वो भी H3 के लिए होगा। तो देखिए हमारे ये फॉन्ट, ये देखिए ये इटैलिक हो गया। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे CSS लगाते हैं तो वो होता है इनलाइन CSS, दैट मीन्स उसी के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम एक डिप बनाते हैं, अगर हमने एक डिप बनाया है और हम चाहते हैं कि हम इस डिप की विड्थ और हाइट सेट कर दें, तो आप इसके अंदर आ जाओगे और यहाँ लगाओगे स्टाइल, और विड्थ अगर सेट करना है तो आप विड्थ प्रॉपर्टी यूज़ करोगे। और यहाँ पे सपोज हमने 400 पिक्सल्स विड्थ सेट करनी है, तो आप लिख दोगे 400 पिक्सल। अब अगर अभी देखोगे तो यहाँ पे डिप आ चुकी है बट दिख नहीं रही है। तो अगर आपको हाइट सेट करना है तो एक और प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, सेमीकोलन के बाद लिख दोगे हाइट, ठीक है। और हाइट में भी 400 पिक्सल दे दोगे। तो अब हमारी डिव जो बॉक्स है उसका जो विड्थ है 400 पिक्सल हो गया और हाइट भी 400 पिक्सल हो गया। बट फिर भी अभी नहीं देगा, क्योंकि जो डिव होता है वो इनविजिबल कंटेनर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखिए हम लोग इस पर एक बॉर्डर लगाएंगे। तो हम लिखेंगे बॉर्डर, चारों तरफ से मुझे बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर कितना मोटाई होगी बॉर्डर की, तो हम लिख देंगे 1 पिक्सल, फिर स्पेस लगाएंगे और लिखेंगे बॉर्डर हमें सॉलिड चाहिए, और फिर हमें चाहिए कोई कलर, तो हम दे देंगे टोमेटो। अब बॉर्डर में आप देखिए 3 चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। ये जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है उसमें 3 चीज़ें हैं। एक पिक्सल, ये होती है विड्थ ऑफ द बॉर्डर, दैट मीन्स कितनी मोटाई है, थिकनेस। उसके बाद सॉलिड, ये होती है प्रॉपर्टी बॉर्डर स्टाइल, दैट मीन्स ये सॉलिड हो सकती है। उसके बाद डॉटेड हो सकता है, डैश्ड हो सकता है, ग्रूव हो सकता है, और ये टोमेटो है, इट इज़ योर कलर, ठीक है। अब अगर हम सेव करते हैं तो आप देख पाओगे आपका जो बॉक्स बना है वो उसकी 400 बाय 400 का बॉक्स बन गया। तो ये जो CSS हम लोगों ने अप्लाई किया इसी बॉक्स के अंदर जाके स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करके, इसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन CSS। अगर मैं इसकी मोटाई बढ़ाना चाह रहा हूँ तो हम यहाँ दे देंगे 20 पिक्सल। तो आप देख पाओगे बॉर्डर, इसका जो विड्थ है मोटाई बढ़ गया। अगर आप डॉटेड रखना चाह रहे हो तो सॉलिड की जगह आप डॉटेड रख सकते हो। तो एक बॉर्डर प्रॉपर्टी भी देखिए हम लोग कवर कर लिया लगभग, ठीक है। इसी तरह कई सारी प्रॉपर्टीज़ है, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे आपको बता रहे थे इनलाइन CSS। इनलाइन CSS आप उसी एलिमेंट पे जाके अप्लाई करोगे। इसका नुकसान ये है कि आपको जितने एलिमेंट हैं सब पे जाके CSS लगाना होगा। तो सपोज आपके पास 4 H1 है और चारों का रेड कलर करना है, कलर रेड करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको हर एक एलिमेंट पे जाके CSS लगाना होगा। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। लेट अस सपोज हम बना लेते हैं 4 H1, ठीक है। तो आप लिखिए H1 इंटू, आप लगाइए ऐसे इंटू 4 और टैप दबा दीजिए। तो देखिए 4 H1 बन गया। अब 4 H1 पे लिख देते हैं हम कुछ, हम लिख देते हैं फर्स्ट पे फर्स्ट लिख देते हैं, सेकंड पे आके लिख देते हैं सेकंड, और थर्ड पे आके लिख देते हैं थर्ड, और फोर्थ पे आके लिख देते हैं फोर्थ, ठीक है। सेव करते हैं तो आपको 4 H1 दिखेगा। नीचे देखिए 4 H1 दिख रहा है। अब ये देखिए ये स्टाइल रेड क्यों आ रही है, क्योंकि हम ऊपर देखिए यहाँ पे हम लोग H1 पे कलर लगा चुके हैं रेड और फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। तो इसीलिए H1 आ रही है। लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको H2 कर देते हैं। अगर ज़्यादा आपको समझना है तो H2, अदरवाइज आप H1 से ही समझ लीजिए। तो 4 H1 है फॉर एग्जाम्पल, और हम चारों का कलर क्या करना चाह रहे हैं, ब्लैक, ठीक है। या हम लोग फॉन्ट बेड बनाना चाह रहे हैं, कोई भी स्टाइल हम लोग इस टेक्स्ट पे लगाना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखिए हम लोग हर एक के पास जाना होगा। तो हम लोग इसके पास जाएंगे, स्टाइल है वो लिख देंगे कलर ब्लैक, ठीक है। तो अब एक का कलर ब्लैक हो जाएगा, देखिए एक का कलर ब्लैक हो जाएगा,
उसके बाद अगर आपको इसका भी कलर चाहिए, ब्लैक करना है, तो इस पर फिर से लिखना पड़ेगा कलर ब्लैक। तो डिसएडवांटेज यही है कि आपको बार बार हर एक एलिमेंट पे जाना होगा, चारों पे कलर को ब्लैक करने के लिए। मैं दिखा देता हूँ आपको, चारों पे कलर को ब्लैक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है इसकी। अब देखिए 3 हो गए ब्लैक, एक अभी भी रेड है क्योंकि ऊपर मैंने किया हुआ था। तो हम लोग चारों पे जाएंगे, फिर कलर ब्लैक लगाएंगे, कलर ब्लैक लगाएंगे। तो ये डिसएडवांटेज है इनलाइन सीएसएस की। अगर फिर से आप चाहते हो कि भैया अलाइनमेंट ये सारे सेंटर पे आए, यहाँ पे आए, तो आपको यहाँ पे सबके पास जाना होगा। और यहाँ पे देखिए सबके पास जाना होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं गया और मैं सबके पास जाने के लिए देखिए यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा टेक्स्ट अलाइन और आपको लिखना पड़ेगा सेंटर। तो एक सेंटर पे आ जाएगा, देखिए फर्स्ट वाला सेंटर पे आ गया। अब यही चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी, दैट मीन इसके स्टाइल में भी, इसके स्टाइल में भी, इसके स्टाइल में भी। तो ये डिसएडवांटेज है इन लाइन की, आपको हर एक एलिमेंट पे जाके सीएसएस लगाना होगा, दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ इनलाइन सीएसएस। तो हमें मिला दूसरा तरीका। सपोज हम सबका कलर ब्लैक करना चाह रहे हैं, तो हम लोग एक नेक्स्ट तरीका यूज़ करेंगे सीएसएस लिखने का, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल सीएसएस, ठीक है। इंटरनल सीएसएस दैट मीन्स ये जो सीएसएस है वो हमारे इसी पेज के लिए सीएसएस होगी, बट हर एक एलिमेंट के पास नहीं होगी। ये होगी हेड सेक्शन में, जो हम लोगों ने यहाँ पे ये जो स्टाइल लगा के लिखा था, इट इज़ अ इंटरनल सीएसएस। दैट मीन्स इस हेड के अंदर जो आप स्टाइल लगा के लिखोगे वो इंटरनल सीएसएस होगी, लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबको हटा देंगे, इन सबको हटा देंगे और हम लोग ब्लैक एक ही बार में सारे H1 को करेंगे, ठीक है। एक ही बार में सारे H1 को करेंगे ब्लैक, देखते जाइएगा, ठीक है। हम लोग एक ही बार में सारे H1 को हम लोग ब्लैक करेंगे, ठीक है। ये H1 है, अभी रेड है, सबको ब्लैक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी टैग H1 पे ही क्या करेंगे, हम लोग ब्लैक कलर अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। जैसा मैं आपको इसको हटा के फिर से बताता हूँ आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आ जाएंगे हेड सेक्शन में, और हेड सेक्शन में आएंगे, देखो हेड सेक्शन में आ जाएंगे। और इंटरनल सीएसएस लगाने के लिए आप हेड सेक्शन के अंदर यूज़ करोगे स्टाइल टैग। सबसे पहले आप स्टाइल टैग लिख लोगे, उसके बाद आपको स्टाइल टैग के अंदर आपको बताना होगा कि आप इस बॉडी के अंदर का कौन कौन सा टैग चाहते हो, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि भाई, हम चाहते हैं कि H1 के सारे टैग पे हमारा स्टाइल अप्लाई हो, तो हम लिख देंगे H1 और इसको बोलते हैं टैग सेलेक्टर। जैसे ही आप सिर्फ H1 लिखोगे ना, तो क्योंकि आप हेड में लिख रहे हो, तो यहाँ पे ये जो CSS अप्लाई हो जाएगी वो इस पेज के सारे H1 पे अप्लाई हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कलर, अब जो भी कलर दे दूं, अगर यहाँ पे दे दूं ब्लू कलर, तो इस पेज के सारे H1 क्या हो जाएंगे, आपके ब्लू कलर के हो जाएंगे, देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं लिख दूं फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज़ में रख देता हूँ सपोज 100 पिक्सल, ठीक है। तो सारे फॉन्ट साइज़ देखिए H1 सारे 100 पिक्सल के हो जाएंगे, देखिए बड़े बड़े हो गए, ठीक है। इसका मतलब आप यहाँ से कई सारे एलिमेंट को एक साथ कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इसी पेज के कई सारे एलिमेंट को एक साथ कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको इटैलिक करना है, तो मैंने अभी यूज़ किया था फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल और इटैलिक, फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक, बोल्ड, ठीक है, इटैलिक। तो देखिएगा सारे ब्लू कलर के हो गए। सबको सेंटर पे करना है, तो सब पे आप टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर लगा दीजिए, तो सारे H1 सेंटर पे हो जाएंगे, देखिए सारे H1 सेंटर पे हो गए। इसी तरह अगर आप बॉर्डर देना चाहते हो, तो आप बॉर्डर दे सकते हो, बॉर्डर फिर से आप 1 पिक्सल सॉलिड डॉटेड दे देते हैं भाई, 1 पिक्सल डॉटेड, और हम टोमेटो, ठीक है। तो जो सारे H1 पे 1 पिक्सल का बॉर्डर होगा, डॉटेड होगा, टोमेटो कलर का होगा, देखिए ये देखिए। अब डॉटेड दिख नहीं रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो आप रख दीजिए 10 पिक्सल, अभी दिख जाएगा आपको डॉटेड, देख लीजिए चारों तरफ सबका 10 ज़्यादा हो गया, तो इसको हम लोग 5 पिक्सल कर देते हैं, परफेक्ट। पैडिंग अभी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम ऐसे ही सेट कर देते हैं। पैडिंग की मैं बात करूंगा अभी आगे चल के। तो पैडिंग हम दे देते हैं सबसे 10 पिक्सल की पैडिंग, ठीक है। इंटरनल डिस्टेंस तो मैं भी बात करूंगा। तो ये हमारा, ये इसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। अब यहाँ से इंटरनल सीएसएस सिंपली मतलब होता है हेड सेक्शन में होगा, और हेड सेक्शन के अंदर से आप क्या कर सकते हो कि कई सारे एलिमेंट्स को एक साथ अप्लाई कर सकते हो। बट इसकी भी डिसएडवांटेज है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है भाई, देखते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए हमारा तीसरा तरीका होगा, ठीक है। तो लेट अस सपोज आपके प्रोजेक्ट में 2 पेज हैं, एक इंडेक्स पेज है और एक अबाउट पेज है। तो एक पेज हम लोग और बना लेते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, और नाम दे देंगे अबाउट, ठीक है, about.html एंटर कर देंगे, ठीक है। और इसमें भी हम लोग HTML लिख देते हैं, तो आप HTML लिखिए, HTML 5 पे आइए और टैब दबा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं टाइटल में अबाउट पेज, परफेक्ट। और आ जाते हैं बॉडी सेक्शन में, और बॉडी सेक्शन में हम लोग फिर से 4
फिर से क्या करेंगे, हम लोग 4 H1 बनाएंगे, ठीक है। हम लोग H1 लिखेंगे और हम लोग N2 लिखेंगे और 4 लिखेंगे और टैब दबा देंगे। आपकी मर्जी, आप खुद से बनाइएगा। मैं फिलहाल ऐसे ही H1 बना दे रहा हूँ। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चारों में बारी बारी से लिखता हूँ कुछ। देखिए चारों में लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ टेकसॉफ्ट इंडिया, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ ओनली जावा टेक। उसके बाद लिख देता हूँ लर्न कोड विद दुर्गेश, और उसके बाद लिख देता हूँ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। अब इस पेज को भी रन कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ओपन विद लाइव सर्वर कर देते हैं। तो आप देख पाओगे चारों चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी H1 के फॉर्म में। तो ये हमारा होम पेज है, इंडेक्स पेज है, और ये हमारा अबाउट पेज है। अब हम चाहते हैं कि बिना कोई CSS लिखे हुए इस H1 पे वही CSS अप्लाई हो जाए जो हमने इंडेक्स पेज पे अप्लाई किया था यहाँ पे, ठीक है। दैट मीन्स हम चाहते हैं कि हमारे पास एक कॉमन CSS हो जो इधर वाले पेज पे भी अप्लाई हो और इस अबाउट पेज पे भी अप्लाई हो, दोनों पे अप्लाई हो। तो ऐसा तो हो नहीं रहा इस पेज में। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो CSS वाला ये वाला पार्ट है वो हम यहाँ नहीं रखेंगे, इसको यहाँ से हम देंगे हटा देंगे, ठीक है। इसको हम लोग हटा देंगे और हम लोग एक पेज बनाएंगे, एक पेज और बनाएंगे, CSS फाइल स्टाइल शीट बनाएंगे। तो हम लोग अपने आ जाएंगे CSS फोल्डर में और यहाँ पे हम लोग न्यू क्लिक करेंगे और यहाँ एक फाइल बना लेंगे style.css, ठीक है। ये style.css इसलिए रखा है क्योंकि ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट की फाइल है, CSS की फाइल है, तो इसीलिए उसका एक्सटेंशन आपको .css रखना है और वो चीज़ें यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारा जो CSS था वो मैंने अलग कर लिया है दोनों पेज से। दैट मीन्स इसको आइसोलेट कर दिया है इंडेक्स के पेज से भी और अबाउट के पेज से। अभी लिंकिंग नहीं की है तो ना इस पर अप्लाई होगा ना इस पर अप्लाई होगा। देखिए सारे H1 वैसे ही है, ठीक है, ब्लैक कलर के। अब हमें क्या करना है, ये जो CSS बनाया है ये इस पे भी अप्लाई करना है और इस पे भी अप्लाई करना है। और ये जो अलग से CSS है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। तो हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनल के बाद एक्सटर्नल CSS की। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं एक्सटर्नल CSS, ठीक है। एक्सटर्नल CSS की मैं बात कर रहा था। और एक्सटर्नल CSS अप्लाई कैसे करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो यही थी कि आपको एक अलग से स्टाइल बनानी है, स्टाइल शीट बनानी है जिसका एक्सटेंशन रखना है .css। अब नाम आप कुछ भी रख दीजिए और उसके बाद इस स्टाइल को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा पेज में, जिस पेज में भी अप्लाई करना है। तो आप आ जाओगे हेड सेक्शन में और हेड सेक्शन के अंदर कुछ कोड लिखोगे। देखिए क्या कोड लिखना है आपको अगर VS कोड में हो तो आपको सिंपली लिखना है लिंक, और लिंक उसके बाद नीचे आ जाना है CSS पे, ठीक है। ये जो CSS दिख रहा है और एंटर कर देना है, परफेक्ट, ठीक है। या आप खुद से लिखना चाह रहे हो तो खुद से भी लिख सकते हो। आपको लगाना है टैग, लिंक टैग लगाना है, लिंक टैग, और इसमें लिखना है href। और href का मतलब होता है किस स्टाइल शीट को लगाना चाह रहे हो। तो मेरी जो स्टाइल शीट है वो CSS फोल्डर के अंदर है और CSS फोल्डर के अंदर नाम है स्टाइल शीट। और उसके बाद आपको लिखना है रिलेशन, और रिलेशन में आपको लिखना है स्टाइल शीट। और फिर एक चीज़ आपको और लिखनी होती है टाइप, ठीक है। या इतने से भी काम हो जाता है। अब आजकल जो ब्राउज़र से बहुत मॉडर्न है तो समझ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करिए, इसको सिंपली बंद कर दीजिए, इसको सिंपली बंद कर दीजिए, ठीक है, परफेक्ट। अब आप जैसे रिफ्रेश करोगे तो देखोगे होम पेज पे सारी चीज़ अप्लाई हो जाएंगी क्योंकि इसके अंदर जो आपने CSS लिखा है ये यहाँ पे अप्लाई हो जा रही है। तो इसको लिखने का एक शॉर्टकट है। अगर आप VS कोड के अंदर हो तो आप सिंपली लिखिए लिंक, एंटर कर दीजिए और href के अंदर आप अपने CSS का पाथ दे दीजिए। तो इसके अंदर ये CSS अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब वही CSS हमें अप्लाई करना है अबाउट पेज पे, तो हम लोग अबाउट पेज पे भी आ जाएंगे और हेड सेक्शन के अंदर आ जाएंगे और यहाँ भी टाइप करेंगे लिंक और टैब दबा देंगे और href में अपनी CSS का लिंक दे देंगे। कैसे देंगे भाई, आपको लिखना है CSS फोल्डर इसलिए लिखना है क्योंकि हमारी जो स्टाइल शीट है यहाँ पे देखिए वो CSS फोल्डर के अंदर है, और फिर अपनी स्टाइल शीट का नाम और सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे तो आप देख पाओगे कि एक ही स्टाइल जो हमने इसके अंदर दे रखी है H1 वो इस पेज पे भी अप्लाई हो रही है और इस पेज पे भी अप्लाई हो रही है। देख लीजिए इंडेक्स पेज पे भी अप्लाई हो रही है। H1 सारे बॉर्डर्ड हैं, ब्लू कलर के, इटैलिक हैं, अलाइन सेंटर हैं, और इस पेज पे भी वही अप्लाई हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपको डॉटेड कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डॉटेड की जगह आपको डैश करने हैं तो आप यहाँ पे डैश्ड भी दे सकते थे। तो आप देखिएगा
ठीक है, डैश्ड हो गए सारे बॉर्डर्स, इस पे भी और इस पे भी। आपको अगर नॉर्मल रखने हैं तो आप सॉलिड भी रख सकते हो, सॉलिड रख सकते हो, तो देखोगे सॉलिड हो जाएंगे। इसकी विड्थ भी आप कम कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 2 पिक्सल, तो देखिएगा 2 पिक्सल के हो जाएंगे। ठीक है, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, तो कलर ब्लू रखा था, आप कलर टोमेटो कर देंगे तो कलर टोमेटो हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्टाइल शीट अलग से बना के पूरे प्रोजेक्ट में जितने पेजेस हैं वो सारे पेजेस पे एक ही स्टाइल शीट अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट एक्सटर्नल सीएसएस। तो याद रखिए सीएसएस को लिखने के 3 जगह हैं। एक इंटरनल सीएसएस, दैट मीन्स आप उसी एलिमेंट पे लिखोगे, बट डिसएडवांटेज ये है कि जितने एलिमेंट होंगे सबको स्टाइल करना होगा, तो आपको सबके पास जाना होगा, स्टाइल करना होगा। दूसरा है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस में क्या होता है भाई, इंटरनल सीएसएस में आपको चीज़ें उसी डॉक्यूमेंट के लिए लिखनी होती है, बट हेड सेक्शन के अंदर लिखनी होती है विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग। ठीक है, स्टाइल टैग। बट डिसएडवांटेज इसकी ये है कि आप जो स्टाइल लिखोगे वो सिर्फ उसी पेज के लिए अप्लाई होंगी, अदर पेजेस के लिए अप्लाई नहीं हो सकती है आपके प्रोजेक्ट में। तो अगर आपके पास 4 H1 है बट इसी पेज में वो स्टाइल अप्लाई करवाना चाहते हो, तो आप हेड सेक्शन में आके और H1 पे चीज़ें लगा सकते हो। बट याद रखोगे कि वो H1 सिर्फ इसी पेज के लिए होना चाहिए। अगर आप ऐसा चाहते हो कि हमारे प्रोजेक्ट में मैं एक ही स्टाइल लिखूं और वो सारे मल्टीपल पेजेस पे अप्लाई हो जाए, तो उस स्टाइल को आप अलग कर लीजिए, एक्सटर्नल सीएसएस की हेल्प से लिखिए, एक अलग से फाइल बना लीजिए और उसको लिंक कर दीजिए इस वाले लिंक टैग से। तो आपके प्रोजेक्ट में लिंकिंग हो जाएगी और जो स्टाइल आप यहाँ लिखोगे वो इस पेज पे अप्लाई हो जाएगी। और अगर इसी स्टाइल शीट को लिंक कर दोगे दूसरे पेज में तो इस पे भी अप्लाई हो जाएगी, तीसरे पेज में लिखोगे तीसरे पेज में भी अप्लाई हो जाएगी। तो ये 3 तरीके से आप स्टाइल शीट्स लिख सकते हो, सीएसएस लिख सकते हो, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, तो ये तरीका था।